बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है कि एक जो बिज़नेस है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसको चलाना है। तो उसको चलाने के लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करने पड़ते हैं। असल में वो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जब आप उनको इन राइटिंग ले आते हैं तो वो ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट बन जाता है और उस डॉक्यूमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। जिसके मुताबिक अगर कोई कल को डिस्प्यूट होता है, कोई कल को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसी पार्टनरशिप डीड के मुताबिक उसको जो है वो सबसे पहले सॉर्ट आउट किया जाता है या हल किया जाता है। तो आइए हम इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि इसके अंदर वो क्या बात कर रहा है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है पार्टनरशिप डीड की, तो वो कहता है कि द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इन राइटिंग, मतलब कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है राइटिंग के अंदर, मीन्स कि ये इन रिटन होगा, ओरल नहीं होगा। So this is a document in writing containing the various terms and conditions. Terms and conditions mean the rules and regulations that how you have to run your firm, how you have to run your business. So what would be the relations between your partners? So all these kind of things would be written in the partnership deed. So this kind of document is known as partnership deed. Again, the document in writing containing the various terms and conditions of partnership is known as partnership deed. तो ये तो डेफिनेशन। अब इसके कितने पॉइंट्स होते हैं कोई स्पेसिफिक नहीं है, कि इसकी कोई लिमिट या कोई लिस्ट नहीं है जिसको आप कहें कि इतने पॉइंट्स होंगे पार्टनरशिप डीड या इतने पॉइंट्स होने चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। वेरी कर सकते हैं इसके अंदर। अब जो मेजर पॉइंट्स हैं एक पार्टनरशिप डीड के अंदर जो जनरली डिस्कस किए जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, और ये बिल्कुल एक सीक्वेंस तरतीब के साथ है जिसको याद रखना आपके लिए बहुत आसान होगा, और अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको बता पाएंगे। यानी नॉर्मली जो एक पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर आमतौर पर ये पॉइंट्स ऑब्वियसली कवर किए जाते हैं। जैसे पहला होता है नेम ऑफ द बिजनेस। सो यू डिसाइड व्हाट इज योर business name, your firm name. So the name of the business or the firm would be written in the partnership deed. तो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपका एक तो नाम आ जाएगा बिजनेस का। द सेकेंड थिंग इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, दैट what kind of business you are doing. Either you are providing a services, either you are providing goods, like you are just doing a trading or manufacturing activities. If you are manufacturing, that what is your product, what you are manufacturing, what you are selling. If you are trading, that what kind of products you are trading with the others clients. So the nature of the business. So first 2 points are name and nature. The name of the business and the type of the business it's doing is written in the partnership deed. So you can short it the name and nature. 2 वर्ड अगर आप याद रख लें, नेम एंड नेचर, तो पता चला कि पार्टनरशिप डीड के अंदर एक नाम और उसका जो नेचर होगा बिजनेस का वो आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, मीन्स हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय ईच पार्टनर। उसका कैपिटल कितना है, उसने कितना बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, वो उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो इसके अंदर आ जाएगी। मीन्स द कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, क्या क्या लगाया हुआ है। अगर 3 पार्टनर हैं तो पहले ने क्या इन्वेस्ट किया, दूसरे ने क्या इन्वेस्ट किया, तीसरे ने क्या इन्वेस्ट किया, वो वहाँ पे उनके कैपिटल्स लिखे होंगे। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ना सिर्फ कैपिटल्स लिखे होंगे तो फॉर्म्स ऑफ कैपिटल भी मेंशन होता है वहाँ पर, कि इनका जो कैपिटल है उसको जो मैनेज किया जाएगा, उसको जो मेंटेन किया जाएगा, उसका तरीकाकार क्या होगा। मतलब आप उसको मेंटेन कर सकते हो फिक्स्ड पैटर्न्स पे भी और फ्लक्चुएटिंग पैटर्न्स पे भी आप मेंटेन कर सकते हो। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग पे नेक्स्ट एक वीडियो है, उसमें हम इसको इन डेप्थ इसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगी। तो अभी आप ये देख लीजिए कि एक तो उन्होंने कैपिटल्स कौन कौन किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, और दूसरा उनकी कैपिटल की फॉर्म कौन सी है। मतलब या फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, दोनों नहीं होंगे। या फिक्स्ड होगा तो या फ्लक्चुएटिंग, अगर फिक्स्ड है तो फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है तो फिक्स्ड नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए इसके, एक नेम एंड नेचर, दूसरा कैपिटल और कैपिटल की फॉर्म। अगले जो 3 पॉइंट हैं ये वाले, ये रेट है। रेट 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 ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate of interest. But the rate of interest on capital, rate of interest on drawing, rate of interest on loan. Very easy. Easy peasy, no problem with that. So, rate of the interest on capital. यानी जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। मतलब 5% है, 3% है, 7% है, 6% है नहीं है,
वो मेंशन किया। अगर है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट से मुराद है कि अगर मालिक बिजनेस को पैसा दे रहा है तो बिजनेस उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं, और अगर वो दे रहा है तो वो किस रेट पर दे रहा है। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कि जो ड्राइंग है उस पर कितना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दे रहा है, कि अगर बिजनेस से मालिक पैसा निकलवाता है तो बिजनेस उसको चार्ज करेगा उसकी यानी ड्राइंग को डिस्करेज करने के लिए कि ये बिजनेस से पैसा ज़्यादा ना निकलवाए, इसलिए बिजनेस उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट चार्ज करता है। हालांकि ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर एक मालिक का अपना पैसा है तो बिजनेस से निकलवाए तो फिर उस पर क्यों चार्ज कर रहे हैं, पैसा उसका अपना है तो क्यों चार्ज कर रहे हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए। क्योंकि फर्म और है और पार्टनर और है, हमने पीछे देखा बिजनेस और होता है मालिक और होते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ ना फर्स्ट ईयर में हमने। तो इसलिए उसी की बेस पर फिर उसको डिस्करेज किया जाता है मालिक को कि वो बिजनेस से पैसा ज़्यादा ना निकलवाए, इसलिए उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो अगर इंटरेस्ट ड्राइंग पर है तो वो भी उसका रेट आएगा, अगर इंटरेस्ट कैपिटल पर है तो वो भी आएगा। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर बिजनेस जो है उसने लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कि जो बिजनेस है उसने मालिक अगर बिजनेस को लोन देता है तो फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बनेगा, तो वो बिजनेस मालिक को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको इंटरेस्ट पे करेगा। नॉर्मली अगर मेंशन ना हो तो 6% होता है, वरना उसके अलावा अगर 6% के अलावा है तो वो फिर उसको मेंशन किया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए रेट के। तो पहले दो हो गए नेम नेचर, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल की फॉर्म, फिर रेट के 3 पॉइंट्स हो गए। तो ये बात समझ लगी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको किस रेशो से डिवाइड किया जाएगा। अगर 2 पार्टनर हैं तो हो सकती है 1:2, या कोई भी और रेशो हो सकती है। 3 है तो हो सकती है 1:2:3, तो ये हो सकती है 4 की इसी तरीके से। तो अगर इन जितने भी पार्टनर हैं तो उनके दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है या लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगी वो उसमें मेंशन हो, यहाँ पे किया गया होगा। तो एक तो प्रॉफिट का बता दिया, प्रॉफिट के अलावा अगर किसी की सैलरी है तो वो बताएंगे, सैलरी के अलावा अगर मतलब कमीशन ले रहा है तो वो, तो ये 3 पॉइंट भी एक जैसे ही हो जाते हैं, यानी उनका प्रॉफिट, उनकी सैलरी, उनका कमीशन। ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ द सैलरी अलाउड टू द इंडिविजुअल पार्टनर, कि एक इंडिविजुअल पार्टनर अगर कुछ सैलरी ले रहा है, सैलरी हर एक की लाजमी नहीं होती, लेकिन अगर वो डिसाइड कर लें कि एक पार्टनर को सैलरी मिलेगी, अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं कि चूँकि ये एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो उसको एक सैलरी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ये काम ना करता और इसकी जगह हम अगर कोई बंदा रख लेते तो ऑब्वियसली हमें उसको ये पैसे पे करने थे, तो लिहाजा इसको वो पैसे जाने चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सैलरी। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ द कमीशन अलाउड टू इंडिविजुअल पार्टनर, कि जो एक कमीशन की अमाउंट है वो उसमें देखी जाएगी कि कमीशन उसको कितना जाना है। अमाउंट ऑफ द कमीशन अलाउड टू द इंडिविजुअल पार्टनर, कि कमीशन उसको जो है वो कितना जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो वो उसकी या तो अमाउंट या उसका रेट वो मेंशन किया गया होगा। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ऑब्वियसली जब एडमिशन होता है तब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होती है, रिटायरमेंट अगर होती है किसी की तब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होती है, डेथ होती है किसी पार्टनर की तब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होती है। लेकिन अब वो कैसे की जाएगी, क्या मेथड होगा और उसको किस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा बिजनेस की जो बुक्स हैं उसके अंदर, वो सारा प्रोसीजर गुडविल से रिलेटेड भी यहाँ पे लिखा होता है। तो मतलब प्रॉफिट का हो गया, सैलरी का हो गया, कमीशन का हो गया, गुडविल का पॉइंट हो गया। तो 4 पॉइंट्स ये हो गए। इसी तरीके से राइट्स ऑफ पार्टनर्स और ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, 2 पॉइंट ये हो गए। कि एक जो बिजनेस के अंदर पार्टनर है उसके के पास राइट्स क्या हैं, कि क्या क्या वो बिजनेस से ले सकता है, और ड्यूटीज़ क्या है, क्या क्या वो उसने बिजनेस को देना है, जो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। तो वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ पार्टनर्स की वो लिखी होती हैं, पूरी लिस्ट होती है कि और ये वेरी कर सकती हैं। पहले पार्टनर की जो राइट्स हैं हो सकता है वो दूसरे पार्टनर के राइट्स ना हो। इसी तरीके से पहले पार्टनर की जो ड्यूटीज़ हैं दूसरे पार्टनर की ड्यूटीज़ हो सकता है ना हो, या ये भी हो सकता है कि पहले पार्टनर्स की कुछ ड्यूटीज़ दूसरे पार्टनर की कुछ ड्यूटीज़ ओवरलैप कर रही हो। तो वेरिएशंस हैं, ठीक है। लेकिन राइट्स होंगे या ड्यूटीज़ होंगी तो वो ऑब्वियसली इसकी लिखी होंगी। इसी तरीके से ऑडिट प्रोसीजर और आर्बिट्रेशन प्रोसीजर, 2 ये पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑडिट प्रोसीजर होता है, ऑडिट आप जानते हैं कि चूँकि पार्टनरशिप है तो उसके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, लाजमी नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर करवाना चाहें तो उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑडिट करवा सकते हैं। ऑडिट का मतलब है कि एक ऑडिटर आएगा, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा कि इसके अंदर किसी तरह का कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशंस वगैरह तो नहीं है, तो वो उसको चेक करने के बाद बताता है नेक्स्ट को। सारा चेक करने के बाद उसकी वो एक रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट। तो ये ऑडिट प्रोसीजर करेगा, होगा, नहीं होगा, कौन होगा, तो ऑडिट प्रोसीजर के बारे में वहाँ पर लिखा होता है कि इसका
होगा तो कब होगा, मतलब आप मंथली बेस पे करवाएंगे, क्वार्टरली बेस पे करवाएंगे, सेमी एनुअली बेस पे करवाएंगे, एनुअली करवाएंगे, ऑडिट कब कराएंगे आप। तो ये अगर होगा नहीं होगा तो ये उसके अंदर ऑडिट का लिखा होता है। और आर्बिट्रेशन प्रोसेस, आर्बिट्रेशन है कि मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के दरमियान, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी बात के ऊपर, उनकी डिसएग्रीमेंट हो जाती है, तो अब उसको किसी थर्ड पार्टी ने उसको जो है वो सालिस का किरदार अदा करना, क्योंकि आर्बिट्रेशन कहते हैं सालिस यानी तीसरा बंदा। तो एक तीसरा बंदा होगा जो उनके दरमियान उनकी बात को सुनेगा और बात सुनने के बाद उसका फैसला देगा अनबाइस्ड होकर, मतलब किसी की तरफदारी ना करते हुए बिल्कुल अनबाइस्ड होकर वो फैसला देगा। तो उसका आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, और वो कोई एक पर्सन वो होगा जो आर्बिट्रेशन करेगा, या वो तमाम पार्टनर की तरफ से एक एक बंदा होगा, या कोई थर्ड पार्टी होगी इसके अलावा, वो पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि ये बंदा आर्बिट्रेशन करेगा, या कोई और पर्सन हो सकता है। तो वो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी वहाँ पर लिखा होगा कि अगर ये सिनेरियो हुआ तो हम खुद रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये सिनेरियो हो गया तो उसके लिए आर्बिट्रेशन कराई जाएगी। तो वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस वो भी इसमें लिखा हो सकता है। नहीं जी, तो ऑडिट एंड आर्बिट्रेशन, ड्यूटीज एंड राइट्स, और 4 पॉइंट्स इसके, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन एंड गुडविल। 4 पॉइंट्स ये हो गए। उसके बाद 3 पॉइंट्स रेट वाले हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। और उसके बाद 2 पॉइंट्स ये हो गए यानी कैपिटल और कैपिटल की फॉर्म्स, और 2 पॉइंट्स ये हो गए नेम एंड नेचर। तो अगर ये वाले पॉइंट्स हों तो ये जनरल पॉइंट्स आप कह सकते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, वेरी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप जो डीड होगी इसके अंदर पॉइंट्स वेरी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये बहुत कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है बिजनेस कौन सा है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अपनी कौन सी हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बाकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप शेयर कर लें दूसरे लोगों के साथ। अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप डिसलाइक कर दें, क्योंकि हमें उससे पता चलता रहेगा कि हमें मज़ीद इम्प्रूव करना है। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस तरीके से मज़ीद इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।